स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं 18 जुलाई का आपका 2017 का इंग्लिश का जो पेपर आपका 12 बजे दोपहर जो हुआ था, उस पेपर के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक चीज़ें आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो भी मैं करवाऊंगा, साथ में आपको जो ट्रिक्स है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ट्रिकी तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। हमको एक शब्द पता करना है जो ऐसा हमको एक शब्द पता करना है जो इस सेंटेंस को रिप्लेस कर दे, इसका मीनिंग हमको बता दे। देखो ये क्या है, वर्ड रिप्लेसमेंट है आपका। क्या हो गया दोस्तों, ये वन वर्ड रिप्लेसमेंट का आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपका वन वर्ड रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखो, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, एक ऐसा पर्सन जो म्यूजियम की रखवाली करता है, देख रेख करता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। जिम्नास्ट जो होता है वो तो आपका जिम जो रहता है या एथलीट होता है। ये जिम्नास्ट जो है आपका ये क्या होता है, एथलीट होता है। ठीक है, जो आपका स्पोर्ट्स या गेम से ये रिलेटेड होता है। कैलीग्राफिस्ट वो होता है जो आपकी राइटिंग सुधारता है, जो आपकी हैंड राइटिंग सुधारता है। ठीक है ना दोस्तों, आपकी हैंड राइटिंग या राइटिंग के अलग अलग जो गुण होते हैं, जो आर्ट होता है वो सिखाता है। ठीक है, जॉकी जो है वो हॉर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हॉर्स का जो जॉकी होता है, या रेडियो का भी जो जॉकी होता है, वो सारा रेडियो का भी एक जॉकी होता है। ठीक है ना, तो ये उस काम में आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जो वर्ड है आपका क्यूरेटर, ठीक है, क्यूरेटर जो वर्ड होता है ना दोस्तों, ये आपका किसके लिए होता है, म्यूजियम के इंचार्ज के लिए। क्यूरेटर एक ऐसा है जो आपका म्यूजियम इंचार्ज होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपका, म्यूजियम इंचार्ज होता है। चलिए ये मैं फिर से लिख देता हूँ आपका जो, ठीक है, ये आपका रेडियो के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों तो क्यूरेटर आपका जो होता है वो सही वर्ड है म्यूजियम के लिए। एक देखो आप, क्यूरेटर आपने कहाँ सुना होगा, जो ग्राउंड्स को क्यूरेट करता है, जो आपका जो क्रिकेट का मैदान है, हॉकी का मैदान, उसको जो लेवल करने का काम करता है वो भी क्यूरेटर होता है। प्लस जो आपके म्यूजियम का रख रखाव करना, उसको गार्ड करना, उसकी रक्षा करना, उसका जो इंचार्ज होता है, उसका जो मुखिया होता है, बेसिकली आपका म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्यूरेटर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द गिवन सेंटेंस। सेम आपका सेंस का है। देखो इसका आपको वन वर्ड पता करना है। क्या लिखा हुआ है आप देखो, एन एनुअल कैलेंडर, ठीक है, विथ पोजीशंस ऑफ स्टार। अब दोस्तों ये चार वर्ड आपके सामने हैं। चारों वर्ड्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, चारों वर्ड्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, देखो चारों जो है अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बात हो रही एनुअल कैलेंडर की विद पोजीशन ऑफ स्टार, मतलब आपको उस कैलेंडर का नाम क्या होता है जिसमें स्टार्स की या सभी ग्रहों की, सभी तारों की, सितारों की, सभी ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं उस बुक में, या उस कैलेंडर का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो एल्मेनिक होता है, ठीक है, ये एल्मेनिक जो होता है ये एक बुक होती है। ठीक है ना, बुक दैट, ठीक है, क्या होता है, दैट लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, नेम्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, ये जो आपका एल्मेनिक जो होती है ना दोस्तों, ये एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें पूरी लिस्ट लिखी जाती है, कितने सितारे हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी है ना, वो प्लैनेट्स की कितनी डिस्टेंस है, और ऑन ईयरली बेसिस। ऑन विच बेसिस, ऑन अर्ली बेसिस नहीं होगा, ऑन ईयरली बेसिस हो जाएगा। ठीक है,
ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है, साल के बेसिस पर, ईयर के बेसिस पर उनका जो पूरा एक बुक में लिस्टिंग होती है उसको कहते हैं एल्मेनक। एस्ट्रोलॉजी जो होती है दोस्तों, ये होती है साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ स्टडी, ठीक है, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है, इनका जो साइंस है स्टार्स एंड प्लैनेट्स का, उनकी जो स्टडी होती है स्टार्स और प्लैनेट्स की, और उसके अलावा जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कुछ जो न्यूरो साइंस इसको कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये न्यूरो साइंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जो ये जो लोग, बहुत सारे लोग जो स्टडी करते हैं, राशि फल वगैरह जो स्टडी करते हैं, वो सब के सब एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है। एक होता है हॉरोस्कोप। तो हॉरोस्कोप दोस्तों, ये जो राशि फल वगैरह होता है ना, राशि फल होता है, ये सब आपका हॉरोस्कोप के अंदर आता है। बेसिकली इसके अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर जो आपके कुछ ऐसे चार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे चार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी लाइंस वगैरह बनाई जाती है ना, कुछ इस प्रकार के कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। वो आपने देखा होगा पूरा एक तरह से, जब शादी का मुहूर्त वगैरह हम लोग निकालते हैं तो इस तरीके से कुछ वो कुछ राशि, वो पूरा एक अलग अलग चिन्ह होता है ना, कुछ ऐसा इस तरीके से कुछ भी ऐसे चिन्ह होते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है आपका हॉरोस्कोप के अंदर आता है। मतलब आप देखो जो डायग्राम्स हैं आपके, चार्ट्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, ये जो ग्राफ्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं या जो लाइंस वगैरह बनती हैं, वो सब के सब आपके हॉरोस्कोप के अंदर आते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो पूरी की पूरी जो साइंस होती है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको बोला जाता है, ठीक है। एल्मेनक जो है उस बुक को बोला जाता है या उस कैलेंडर को बोला जाता है, ठीक है, जो साल में एक बार छपता है, और उस कैलेंडर के अंदर जो है सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन से स्टार्स हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, किसकी क्या दूरी है, पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे कैलेंडर की बात हो रही है, जो स्टार की पोजीशन बताएगा, तो ए वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है। ये जो है पालमिस्ट्री, ये हाथ की जो रेखा वगैरह देखते हैं ना कुछ लोग, उसको पालमिस्ट्री, हस्त रेखा से संबंधित ये शब्द है, ठीक है, हस्त रेखा से रिलेटेड आपका ये वर्ड है, तो ये तो वर्ड आपका होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर। दूसरा देखो, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, कुछ एरर हो सकता है, आपको एक फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, आपको पता करना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो हमको डी को मार्क करना है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या है। शी केम होम बाय टैक्सी डिड शी, और ये यहाँ पर नो एरर। अब आप इसमें देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, शी केम होम बाय टैक्सी डिड शी, ठीक है। तो शी केम होम बाय टैक्सी, वो कैसे आई, बाय टैक्सी, तो डिड शी। दोस्तों अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पर होता, मैं एक दूसरा सेंटेंस लेके आपको समझाता हूँ कि शी डिड नॉट कम होम बाय टैक्सी, ठीक है। तो यहाँ फिर हमारा हो जाता है ना, डिड नॉट, तो यहाँ हो जाता आपका, देखो क्या हो जाता, शी डिड नॉट कम होम बाय टैक्सी। अगर डिड नॉट यहाँ पे होता तो यहाँ हम लिख देते हैं डिड शी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि शी केम होम, मतलब यहाँ पे अगर आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आपका नहीं है, ध्यान देना दोस्तों, आपका कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम लोग अगर इसको यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप उसमें डिड लगा सकते हो, कोई भी इसमें इंट्रोगेटिव। देखो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब एब्सेंट हो रहा है, और फिर आपको एक इंट्रोगेटिव चेंज करना है, उसको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में आपको इसको चेंज करना है। तो आप बिल्कुल ये पॉजिटिव सेंस में लिखोगे, डिड शी, डिड शी नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे नो एरर आपका राइट है, ठीक है, नो एरर, कोई भी एरर इसके अंदर आपका नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
ये देखो गिवन सेंटेंस है, इसके अंदर भी जो है एरर है, आपको एरर बताना है। क्वेश्चन है आपके सामने, शी इज द टॉलर ऑफ द टू वुमेन। अब इसमें हमको बताना है, देखो शी इज द टॉलर, तो बेसिकली शी इज द टॉलर ऑफ द टू वुमेन, दोनों वुमेन के बीच में वो क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या किया रहा है, क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, कंपैरिजन SON, ठीक है, कंपैरिजन दोनों के बीच में किया जा रहा है। दोनों के बीच में जो है कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, क्या कंपैरिजन हो रहा है, देखो शी इज द टॉलर ऑफ द टू वुमेन। ठीक है, तो शी इज द टॉलर ऑफ द टू वुमेन, दो वुमेन से वो टॉलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफ के बदले क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टॉलर कभी आया तो क्या आने वाला है, उसके बाद देन आने वाला है, मतलब आपका जो एरर है वो किस में है, सी के अंदर आपका एरर है, क्योंकि ये कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, आउट ऑफ द गिवन पोज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे अप्रोप्रिएट हमको चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अर्लियर पीपल डिड नॉट नो दैट फूड डैश कुक्ड। यहाँ पर आपके सामने जो है, यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है, ये सब के सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है ये, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखना है, अर्लियर पीपल डिड नॉट नो, पहले के टाइम पे क्या था, लोगों को पता नहीं था, क्या पता नहीं था लोगों को, कि दैट फूड डैश कुक, खाना जो है वो भी कुक हो जाता है, वो भी पक सकता है ना। लोगों को ये पता नहीं था कि जो खाना है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं, लोगों को ये जानकारी नहीं थी। तो इसमें अर्लियर पीपल डिड नॉट नो दैट फूड क्या होगा, कुड बी कुक्ड होगा, या फूड कुड कुक्ड। देखो कुड है तो कुड अगर आया यहाँ पे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, मस्ट जो है मस्ट जो है उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, है ना। कैन हैव आया तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और इधर कुड बी आया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या है यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मतलब या तो आपका ये आ सकता है या फिर आपका ये आ सकता है। ठीक है, ये दोनों आपके नहीं होंगे, कुड कुक नहीं होगा, मस्ट कुक भी आपका नहीं होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, अब देख लेते हैं क्या होगा फिर हमारा। तो देखो कुड कैन हैव, तो यहाँ पे देखो अर्लियर पीपल, ये पुरानी बात हो रही है, ध्यान देना दोस्तों, ये पीछे की अर्ली टाइम की बात हो रही है। पीपल डिड नॉट नो, लोगों को ये पता ही नहीं कि खाना जो है पकाया जा सकता था, पकाया जा सकता था। तो कैन हैव कुक्ड नहीं होगा, कैन है ना, कैन हैव कुक्ड की यहाँ पे बात नहीं हो रही, क्या हो रही, पकाया जा सकता था, मतलब कुड कुक्ड, कुड बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा कुड बी कुक्ड आपका राइट फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कुड बी कुक्ड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट कंजंक्शन आपको देखना है टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, ऑप्शन डैश हर इलनेस शी केम टू वर्क। ठीक है, क्या है, देखो फर्स्ट का मीनिंग क्या आ रहा है कि डैश हर इलनेस, उसकी डैश बीमारी है ना, उसकी बीमारी के कारण या उसकी बीमारी से शी केम टू होम वर्क, वो आई, कैसे, काम करने आई। मतलब ऐसा कुछ होगा कि बावजूद उसकी बीमारी के बावजूद जो है, उसकी बीमारी होने के बाद भी वो है कैसे, वो काम पर आई, है ना, उसने काम करने के लिए उसने मना नहीं किया, है ना। तो देखो बिकॉज हर, तो ये बिकॉज हर इलनेस ये तो होगा नहीं, बिकॉज तो आपका क्या होता है, क्योंकि, कारण, तो बिकॉज के साथ ऑफ आना था, बिकॉज ऑफ हर तो भी आपका ठीक नहीं होता, बिकॉज ऑफ हर इलनेस शी केम नहीं होता, शी डिड नॉट कम टू वर्क, की बीमारी के कारण वो नहीं आई। तो यहाँ पे बिकॉज तो जो है कारण के सेंस से हो रहा है, तो बिकॉज तो आपका नहीं आना है। ठीक है ना, फिर हैंस का मतलब होता है देयरफॉर, है ना, हैंस का मतलब होता है इसलिए, इस कारण, है ना, अतः, है ना, हैंस का मतलब ये अतः, इस तरीके से जो बोलते हैं ना अंत में कि अतः, तो हैंस हर बिलनेस, तो हैंस तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता है। फिर दो, है ना, तो दो जो है यद्यपि या हालांकि,
हालांकि, तो यहाँ पे हालांकि के सेंस में भी कुछ ऐसी बात हो नहीं रही। हालांकि हर इलनेस, दो हर इलनेस शी केम टू होम, है ना, तो दो हर इलनेस नहीं होगा, दो इल शी केम टू, दो इल होता, हर इलनेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, क्या मतलब होता है, के बावजूद, ठीक है, किसके बावजूद, उसकी बीमारी के बावजूद, होने के बाद भी, है ना, के बाद भी ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, के बाद भी, है ना, ऐसा होने के बाद भी, हर इलनेस मतलब उसके क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला सही हो गया, ठीक है ना। ये देखो, डिस्पाइट हर इलनेस शी केम टू वर्क, मतलब बीमारी, वो बीमार होने के बावजूद भी, बीमार होने के बाद भी जो है वो काम पर आई, ठीक। नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज द वन टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ठीक है दोस्तों, आपके सामने 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, 2 सेंटेंस आपके सामने हैं, आपको इनको जोड़ना है। एक आपको कोई भी यूज करना है इसके अंदर कंजंक्शन और या प्रीपोजिशन यूज करके आपको जोड़ना है इसको, ठीक है। क्या लिखा है देखो, ही सेज ही हैज अ डॉग, वो कहता है कि उसके पास एक डॉग है, ठीक है। दूसरा क्या है, आई हैव, ये क्या है, आई और हैव का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई हैव नेवर सीन इट, है ना, मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो वो कहता है कि उसके पास कुत्ता है, लेकिन, है ना, मैंने उसे कभी नहीं देखा, है ना, हालांकि, है ना, वो कहता है, देखो वो तो कहता है कि उसके पास डॉग है, हालांकि मैंने उसको कभी नहीं देखा। देखो क्योंकि, देखो वो कहता है उसके पास कुत्ता है क्योंकि मैंने, तो यहाँ पे क्योंकि की तो कोई बात ही नहीं हो रही, बिकॉज, है ना, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो ये तो कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। या ऑल्दो यहाँ पे आ रहा है हालांकि, है ना, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो ये आपका जो है हालांकि जो है बिल्कुल सही हो गया, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा। सो का मतलब होता है तो या इसलिए, है ना, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे इसलिए की कोई बात हो रही है क्या, बताओ आप मुझे, है ना, कि वो कहता है कि कुत्ता है इसलिए। या सिंस का मतलब यहाँ पे तक के लिए होता है, टाइम के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टाइम की तो कोई बात नहीं हो रही है ना, टाइम की कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो है दोस्तों कौन सा सही है, आपका ऑल्दो जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये आपके 4 सेंटेंस है, 4 में से 1 करेक्ट है, 3 में एरर है। हमको क्या करना है, इसको करने का तरीका, आप चारों को मत देखो, ठीक है, पहले क्या है, चारों को मत देखो, पहले एक फर्स्ट वाला देखो, उसी में कोशिश करो क्या करेक्शन हो सकता है, ठीक है। देखते हैं, इसको हम टारगेट करते हैं, ठीक, क्या करेक्शन हो सकता है। तो आई हैव बीइंग, ध्यान देना, तो आई हैव, तो देखो दोस्तों आई और हैव, है ना, ये दोनों का ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है आई हैव, ठीक है। आई हैव बीइंग, तो आई हैव बीइंग वर्किंग, चलो आई हैव बीइंग वर्किंग का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको बीइंग लगाना है, अगर आपको आई हैव बीइंग वर्किंग, अगर आपको बीइंग लगाना है तो आपको इधर आई एम लगाना पड़ेगा। क्या लगेगा, आई एम बीइंग, अच्छा आई एम बीइंग भी नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि बीइंग के लिए आईएनजी ऑलरेडी आया है ना, जैसे आई एम ये लगा सकते हो, बीई बीइंग अ मैन, आई एम बीइंग अ मैन, तो इस तरीके से कुछ आप बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर बी के साथ आईएनजी लगा दिया तो फिर डबल आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी बीइंग और ये भी बीइंग, मतलब दो, ये आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ना। तो ये आई हैव के साथ देखो, आई हैव के साथ क्या आता है, बीन, उसके बाद V1 फिर आईएनजी, ये आपका देखो कौन सा है दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आपका सेंटेंस है ना, कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका या तो हैज या फिर हैव, या फिर उसके बाद बीन आता है, BEEN बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर आपका आईएनजी आता है, और उसके बाद जो भी दूसरे जो वर्ड्स हैं
अदर वर्ड्स, वो सारे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक ही को करेक्शन करो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो आई हैव बीन, ये हो गया वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट फॉर लास्ट मंडे। तो फॉर लास्ट मंडे, तो देखो दोस्तों ये जो फॉर है ना, और यहाँ पे क्या है, मंडे है। अभी मैंने सिखाया था आपको कि सिंस जो है वो कब होता है, पार्ट ऑफ डे के पीछे, है ना। मतलब अगर आपने ये देखो, अगर आप पार्ट ऑफ डे की बात करते हो, पार्ट ऑफ डे मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, है ना, ये सारी चीजें। या आप किसी नाम की बात करते हो, किसकी, नेम ऑफ डेज की, किसी भी दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। या आप फिर किसी नेम ऑफ डेज कॉमा मंथ, है ना, किसी मंथ की बात करते हो, कॉमा ईयर, किसी साल की बात करते हो, तो ये सब कंडीशन में क्या आने वाला है, सिंस आने वाला है, ठीक है। फॉर के लिए दोस्तों, फॉर आपको अगर लगाना है तो फॉर के लिए हम लोग जैसे पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल 2 मिनट्स, है ना, या 2 डेज, या मेनी डेज, हम बोलते हैं ना ये मेनी डेज। तो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले फॉर लगाते हैं। लेकिन जब हम पार्ट ऑफ डेज की बात करते हैं, नेम ऑफ डेज की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, उन सब के सब में हम लोग सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा क्योंकि ये मंडे आपका पार्ट ऑफ, ये नेम ऑफ डे है, यहाँ पे आपका सिंस आ जाएगा। तो 2 एरर हमको पता चल गई। क्या, एक तो हमारी बीइंग की एरर, दूसरा सिंस की। तो सही फॉर्मेशन क्या है हमारा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे। ये आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। बी वाला आपका करेक्ट है। देखो यहाँ क्या एरर हो गई, आई हैव बीन वर्कड, ईडी नहीं आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। इधर भी क्या है, आई हैव बीन वर्कड, ये मिस्टेक हो गई। तो आपके ये दोनों रॉन्ग हो गया। बी वाला आपका दोस्तों एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न है, एक कोई रॉन्ग है, एक को ही आप टारगेट करो, ठीक है। इसको हम टारगेट करके इसमें सुधार करते हैं। शी हिड, देखो शी और ये हिड द की इन द ड्रॉर। दोस्तों ये जो हिड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हिड जो है ये देखो V1, V2 और V3, तो हिड जो है तीनों में यही होता है, हिड, ठीक है। अच्छा नहीं ये नहीं होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हाइड। इसका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों वो होता है आपका हाइड, ठीक है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका जो है, सेकेंड फॉर्म आपका हिड होता है, थर्ड फॉर्म भी जो है आपका हिड ही होता है। तो ठीक है, हाइड, हिड, तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो देखो इसका मीनिंग देखो, शी हिड द की इन द ड्रॉअर। उसने क्या करा, उसने छुपाया। क्या छुपाया, उसने चाबी छुपाई। कहाँ पे छुपाई, ड्रॉअर के अंदर उसने चाबी छुपाई। अब इसमें देखा जाए तो वर्ब का पास्ट टेंस लग सकता है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शी हिड, उसने छुपाई, क्या छुपाई, चाबी छुपाई। कहाँ छुपाई, ड्रॉअर के अंदर छुपाई। इसमें कोई गलती तो नहीं दिख रही है, ठीक है, तो ये सही हो सकता है। अगला देख लेते हैं, शी हैज़ हिड, तो शी हैज़ हिड द, उसने वो छुपा चुकी है ना। तो हिड, हाइड, हिड और हिडन, हाइड, हिड, हिडेड, हिड भी होता है, ठीक है, हिड और हिडन। शी हैज़ हिडन द की, आई थिंक, हाँ, शी हैज़ हिडन द की इन द ड्रॉअर। अच्छा, शी हैव हिडन द की, शी हिड होता है। देखो इधर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शी हैज हिड द की इन द ड्रॉवर, मतलब ये परफेक्ट टेंस में सेंटेंस दे दिया। तो वो जो चाबी है वो ड्रॉवर में छुपा चुकी है, ठीक है। कहाँ पे क्या कर चुकी है, अच्छा, तो ये यहाँ पे हिडन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हिडन होता है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा हिड, हाइड हो गया, सेकेंड हिड हो गया, थर्ड हिडन हो गया। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे हैज़ है, वर्ब है, तो यहाँ पे V3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V3, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हैज़ है, ये V3 आना चाहिए, रॉन्ग आ गया, ठीक है। यहाँ पे हैज़ है, ये V3 आना चाहिए, रॉन्ग आ गया, मतलब आपका ये सही है, ठीक है ना। आपका जो है फर्स्ट वाला दोस्तों बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड, 4 वर्ड आपके सामने दिए हैं, एक वन इज स्पेल्ड करेक्टली, किसी एक की स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी जो है वो आपको क्या करना है, दैट इज करेक्ट, मतलब 3 आपके रॉन्ग हैं और एक की स्पेलिंग करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये होता है डायटी, तो डायटी जो वर्ड है वो बनता है डायट से, DIET, डायट से, लेकिन ये डायटी कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। एक्चुअल में ये वर्ड क्या लिखा जाना था, ये वर्ड ये लिखाना था DEITY। डायटी का मतलब होता है देवी देवता है, देवी देवता, ठीक है, हमारे जो देवी देवता है ना, उनको DT बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? DT बोलते हैं। फिर है हमारा डिसअपॉइंट, तो डिसअपॉइंट की भी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल एस नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका DISAPPOINT, डिसअपॉइंट हो जाएगा, तो इसकी स्पेलिंग भी गलत हो गया। फिर डायरिया, डायरिया की स्पेलिंग भी गलत हो गई। डायरिया की स्पेलिंग देखो आप दोस्तों, डायरिया की आपकी स्पेलिंग है DIARHOEA, ठीक है, बिल्कुल अलग स्पेलिंग है उसकी। क्या स्पेलिंग है आपको याद रखना है, डायरिया। फिर से देखो DIARHOEA, ठीक है, DIARHOEA, ये आपकी डायरिया की राइट स्पेलिंग है, ठीक है। अच्छा, डिलेमा जो वर्ड है, डिलेमा जो वर्ड है, तो ये आपका कोई बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई हादसा, डिलेमा का मतलब है कोई ऐसा एकदम आश्चर्य वाला कोई काम हो जाना, ऐसा कुछ धक्का लग जाना, ठेस पहुंचना, है ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर कोई परिस्थिति आ जाना, उसको डिलेमा बोलते हैं। बहुत ही संकट की स्थिति आ जाना, है ना, डिलेमा का मतलब है कोई संकट आ जाना, ठीक है। संकट की जो स्थिति है, ठीक है, उसको अब हम लोग डिलेमा कहते हैं, ठीक है। चलो ये एक बिंदी आएगी यहाँ पे। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। डी वाला हमारा आंसर हो गया। 11th क्वेश्चन आप लोग देखो, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। अब इसमें से जो है 3 करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं, केवल एक की स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। ये देखो, ये वर्ड है आपका कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब बिल्कुल विरुद्ध या अपोजिट, बिल्कुल उससे उल्टा, उलट जिसको बोलते हैं ना, इसका उलट, उससे बिल्कुल उल्टा। तो इसकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल करेक्ट है इसकी स्पेलिंग। हमको दोस्तों वो चाहिए जो रॉन्ग स्पेलिंग वाला है, ठीक है, तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, हमको वो चाहिए जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कन्वीनियंस, देखो कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, ठीक है, आपकी सुविधा अनुसार, तो ये आपका कन्वीनियंस तो मीनिंग हो गया, लेकिन कन्वीनियंस की स्पेलिंग जो है वो भी बराबर है ना, कन्वीनियंस, NIENCE, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलोनल, ठीक है, कॉलोनल जो है कोई पद के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पदवी जो देते हैं ना, पद, अंग्रेजों के टाइम पे कुछ पद देते थे कॉलोनल, तो इसमें भी स्पेलिंग इसकी बराबर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसकी स्पेलिंग आपकी कंपटीशन की, ठीक है, प्रतियोगिता जो है, इसका मीनिंग, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना दोस्तों, बहुत कॉमन एरर है ये, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। इसकी स्पेलिंग है आपकी कॉम, PI नहीं आएगा, PE आएगा, TION, ठीक है ना, कॉम्पेटिशन, उसको बोलते कॉम्पिटिशन है बट वो कॉम्पेटिशन होता है, PE लगेगा, ठीक है। ये आपका एरर हो गया, तो ये आपका जो है रॉन्ग स्पेलिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। 12th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। अब आपको इसमें एक आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। देखो क्या है आपका सेंटेंस, क्या है आपका, डैश बुक विच आई वांट इज नॉट अवेलेबल, बुक विच आई वांट इज नॉट अवेलेबल। अब इसमें अगर मैं हिंदी करूँगा तो क्या होगा कि वो किताब, है ना, जो मुझे चाहिए, किताब जो मुझे चाहिए वो नहीं है उपलब्ध, है ना। मतलब सीधी सी बात है, मैं दुनिया की सारी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मतलब उस किताब के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब वो किताब जो है
ये क्या हो गया, एक तरह से डेफिनेट हो गया, है ना। डेफिनेट एक कोई वस्तु हो गई, है ना, डेफिनेट मटेरियल हो गया, डेफिनेट थिंग हो गया, ठीक है। कोई निश्चित वस्तु हो गई, कोई निश्चित वस्तु हो गई, है ना, कोई एकदम स्पेसिफिक वस्तु हो गई। मतलब मैं किसी एक पर फोकस कर रहा हूँ, मैं एक उस किताब पर फोकस कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही, तो इसलिए दुनिया की सारी किताबों से हटा के मैंने उस एक किताब को मुझे चाहिए, है ना, उस पर्टिकुलर किताब की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसी कंडीशंस में दोस्तों द आता है, ठीक है। डेफिनेट जब हम बात करते हैं, किसी निश्चित चीज़ों की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या आता है, द आता है। तो देखो क्या होगा, द बुक विच आई वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल, जो किताब मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अगर दूसरे तरीके से बात करें, अगर आपको डेफिनेट इंडेफिनेट का थोड़ा सा कंसेप्ट कम समझ में आता है, तो दूसरे तरीके से बात करें तो यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो ए आएगा या फिर द आएगा, ठीक है, या तो ए आएगा या फिर द आएगा, तो एन तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि कोई आर्टिकल रिक्वायर्ड ही नहीं है, बुक विच आई वांट, है ना, इज़ नॉट अवेलेबल, तो आर्टिकल तो कोई ना कोई रिक्वायर्ड है। तो इसको तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जनरली एक और आपको द लिखने के लिए एक और क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी कि क्या होता है, जब हम शुरू करते हैं सेंटेंस, ठीक है, तो सेंटेंस शुरू करते हैं तो जनरली हम लोग द को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, द बुक विच आई वांट इज़ नॉट अवेलेबल। और जब आप उसको एकदम चिन्हित कर देते हो, पिन पॉइंट कर देते हो, तो फिर द तो आना ही आना है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। सेम आर्टिकल का ही क्वेश्चन आपके सामने है। माय फादर हार्डली एवर टेक्स डैश डे ऑफ फ्रॉम वर्क, है ना। डे ऑफ का मतलब होता है लांघा करना, है ना, लांघा करना, ठीक है, लांघा करना या छुट्टी करना, ठीक है, छुट्टी करना, है ना, या गैप लेना, कोई भी गैप, तो कोई भी गैप लेना। डे ऑफ का मतलब एक दिन का गैप, छुट्टी या लांघा करना, वो नहीं करते। तो माय फादर हार्डली, हार्डली मतलब ना के बराबर, ना के बराबर या बमुश्किल बोलते हैं ना हम लोग, बमुश्किल मतलब मुश्किल से, हार्डली बिना, मुश्किल से, ठीक है, तो बमुश्किल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माय फादर हार्डली एवर, कभी भी, माय फादर हार्डली एवर टेक्स, कभी भी लेते हैं क्या, डैश डे ऑफ फ्रॉम वर्क। तो देखो अगर इसका हिंदी करते हैं, मेरे पिताजी जो है मुश्किल से कभी भी क्या लेते हैं, अ डे ऑफ, एक दिन की गैप लेते हैं, मुश्किल से किसी भी दिन की छुट्टी लेते हैं, है ना। तो माय फादर हार्डली टेक्स अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, मुश्किल से किसी दिन की छुट्टी। तो मतलब यहाँ पे अ डे ऑफ जो है, अ डे ऑफ उसके सामने आ रहा है, मतलब उसमें कोई निश्चित बात नहीं हो रही, अ डे, एक दिन की, एक का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, एक पर्टिकुलर डे, मुश्किल से एक दिन की डे, एक दिन की या किसी दिन की छुट्टी लेते हैं, तो किसी एक दिन की छुट्टी लेते हैं, तो एक का सेंस आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो है आपका अ आर्टिकल आने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखो माय फादर हार्डली एवर टेक्स अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, है ना, एक दिन का ऑफ जो है काम के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे एक वन से बात हो रही है, ठीक है, काउंटिंग की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की डायरेक्शन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद करेक्ट प्रीपोजिशन लगाकर। क्वेश्चन है आपका, देयर वर डैश 100 पीपल एट द लेक्चर, ठीक है, तो देयर वर डैश 100 पीपल, 100 पीपल है, देयर आर बिसाइड, तो बिसाइड का मतलब होता है साइड में, बगल में, क्या मतलब होता है, बगल में। तो यहाँ पे बगल में की तो बात नहीं हो रही, देयर आर बिसाइड 100 पीपल नहीं हो रहा है। देयर आर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहीं से, तो भाई फ्रॉम तो अलग ही होता है, कहीं से आप आते हो, फ्रॉम किसी से, कहीं से, है ना। देखो फ्रॉम का क्या मतलब होता है, या तो कहीं से, ठीक है, या किसी से, कहीं से या फिर आपका किसी से, तो दोनों का यहाँ पे मतलब जम नहीं रहा है ना। विथ, तो देयर आर विथ मतलब के साथ, है ना, के साथ, तो ऐसा तो कोई यहाँ पे सेंस निकल के आ नहीं रहा है। फिर ओवर, ओवर मतलब के लगभग, या से पार मतलब से ज़्यादा, तो देयर वर ओवर, है ना, ओवर 100 पीपल एट द लेक्चर, तो लेक्चर में कितने लोग थे, 100 लोगों से अधिक, है ना। ओवर का मतलब होता है यहाँ पे अधिक, क्या मतलब होता है, अधिक या
से ज़्यादा, से ज़्यादा, या मोर देन के सेंस में यहाँ पे आ रहा है मतलब, ठीक है, मोर देन के ऊपर, है ना, से ऊपर, से ऊपर, उस सेंस में ये मीनिंग आ रहा है कि 100 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा ये वाला आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, दे विल सर्व लंच डैश नून, नून आ रहा। देखो दोस्तों एक चीज़ याद रखो, नून जो है, नून का मतलब होता है आपका 12 PM, ठीक है। नून का क्या मतलब होता है, 12 PM, मतलब एग्जैक्ट टाइम, शार्प टाइम हो रहा है। वैसे ही अगर मैं बात करूं आपका मिडनाइट, आपका जो वर्ड है क्या, मिडनाइट, मिडनाइट जो है उसको क्या बोलते हैं, मिडनाइट जो है वो आता है आपका 12 AM, ठीक है। 12 क्या है, AM। तो ये जो दोनों जगह हैं इनके पास में क्या लगता है, एट। जब एग्जैक्ट टाइम हो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। एट प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एट प्रीपोजिशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, देखो फॉर एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस। एग्जैक्ट टाइम और प्लेस के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। अमंग का मतलब होता है के बीच, के बीच में, सबके बीच में, ठीक है, बीच में, लेकिन एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से अधिक, एक से अधिक के बीच में जब हम बात करते हैं तो अमंग लगाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट अमंग द ये देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट, मतलब ये जो चॉकलेट है ये क्या करो, बच्चों के बीच में बांट दो, है ना। तो अमंग मतलब के बीच में, के बीच में के सेंस में आ रहा है। इनटू मतलब के अंदर, एकदम डुबकी लगाते हुए, ठीक है, इनटू के अंदर, तो ये तो आपका नहीं होगा, के अंदर, ठीक है। और उसमें कोई ना कोई मूवमेंट भी हो रहा है। विद तो हमने अभी समझा कि के साथ के सेंस में, तो आपका राइट आपको पहले ही पता चल गया। एग्जैक्ट जगह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, ठीक है। देखो 16 क्वेश्चन आपके सामने, सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। उसमें हमको क्या करना है, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड। तो एक वर्ड है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ वो वर्ड, उसका आपको अपोजिट देखना है। तो द रैपिड ग्रोथ ऑफ अपोजिशन टू द प्लान हैज सरप्राइज, ये जो वर्ड है इसका हमको अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। तो देखो ये वर्ड है रैपिड ग्रोथ ऑफ अपोजिशन टू द प्लान हैज सरप्राइज द काउंसिल। क्या मीनिंग है, जो इतनी रैपिड का मतलब होता है क्विक, क्या होता है, क्विक होता है, फास्ट होता है, ठीक है, जल्दीबाजी वाली, जल्दी वाली। तो एकदम जो क्विक फास्ट जो ग्रोथ है किसकी, अपोजिशन की, विपक्ष की, टू द प्लान, उस प्लान के ऊपर, हैज सरप्राइज द काउंसिल, उसने क्या करा, आश्चर्य में डाल दिया, किसको, काउंसिल को, ठीक है, काउंसिल को क्या कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया, ठीक है। तो हमको जो है इस वर्ड का निकालना है, द काउंसिल। तो हम देख लेते हैं, देखो इसका अपोजिट ढूंढना है। देखो रैपिड के लिए देखो स्लो ये हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग लंबा ये तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ये क्विक जल्दी ये तो इसका पर्यायवाची हो गया, फास्ट ये भी इसका पर्यायवाची हो गया, ठीक है। लॉन्ग जो है वो एक पॉजिटिव सेंस में, स्लो इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। रैपिड का अपोजिट जो है स्लो, हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो 17th वाला आपको करना है सेंटेंस विद अंडरलाइन वर्ड, सेम पैटर्न है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, इसका सिमिलर निकालना है। अभी हमने ऑपोजिट की बात की थी, अब आपको इसका सिमिलर निकालना है वर्ड, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, आर बॉट टू का कोर्स कॉन्ट्रेरी टू देयर्स। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में। अगर इसकी मीनिंग की बात करें हम लोग, अपोजिट या फिर एकदम विपरीत दिशा में, ठीक है,
विपरीत किसी चीज के, उनकी विपरीत। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि हमारी जो बोट है, हमारी जो नाव है, वो क्या हो गया, टू का कोर्स, उसका जो रास्ता है, उसने कौन सा रास्ता लिया, बिल्कुल अपोजिट लिया। किसके, उनकी बोट से। देयर मतलब उनकी जो बोट थी ना, उसकी बोट से हमारी बोट ने जो है ना, बिल्कुल अपोजिट ही मार्ग चुना, अपोजिट ही रास्ता चुना। ठीक है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं, हमको क्या करना है, इसका सिमिलर देखना है। तो कॉन्ट्रेरी का सिमिलर, अपोजिट, है ना। एडवांस्ड मतलब बिल्कुल बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड, तो ये नहीं होगा। ठीक है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल वैसा ही, इसी के जैसा, वो नहीं होगा। सिमिलर का मतलब भी होता है उसी के जैसा। ठीक है। तो ये तो सारे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है, हमको चाहिए था सिमिलर। तो कॉन्ट्रेरी का जो सेम वर्ड होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन बिलो। यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन है, आपको क्या करना है, सेम पैटर्न है। आपको क्या करना है, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये हाईलाइटेड वर्ड आपके पास है ना, इसका अपोजिट हमको ढूंढना है। देखो क्या लिखा है, बुक्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस द फ्लोर। देखो स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरी हुई। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, बिखरी हुई। ठीक है। अक्रॉस मतलब पूरा, के फ्लोर के चारों तरफ। यहाँ पे अक्रॉस का मतलब है सब ओर, सभी ओर, है ना, सब दूर के पार, सब दूर, है ना। तो सभी ओर क्या है, बिखरी हुई है। तो अब बिखरी हुई है, उसका अपोजिट क्या होगा, समेटे हुई, है ना। एक बिखरना मतलब सब दूर, फैलाव का एक समेटना, है ना, उसको सबका पास पास होना। तो यहाँ पे देखो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, कलेक्टेड मतलब एक साथ, है ना, एक साथ समेटा हुआ। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है ना, समेटा हुआ, ये मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये आपका हो सकता है। थ्रोन मतलब फेंका हुआ। थ्रोन मतलब क्या है, कहीं पे फेंका हुआ, बिखरा हुआ। ठीक है, फेंका हुआ या बिखरा हुआ, इस तरीके से। डिस्पर्स का मतलब भी फैला हुआ। ठीक है, डिस्पर्स का मतलब है आपका फैला हुआ। ये टॉन मतलब फटा हुआ, तो ये तो बिल्कुल अलग ही मीनिंग में जा रहा है ना, फटा हुआ। तो ये सब तो होना नहीं है आपका, है ना। आंसर हमको पहले ही पता चल गया, क्या, कलेक्टेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 19th वाला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है हमारा, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ये आपका क्या है, ईडियम है। ईडियम मतलब कोई भी आपका मुहावरा है। ठीक है, मुहावरे हैं ये आपके दोस्तों। ठीक है। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सप्रेशन क्या है आपका, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, है ना, इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आपको इसका मीनिंग ढूंढना है। देखो सेंटेंस क्या है आपका दोस्तों, सेंटेंस आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या सेंटेंस है, देखो कि जेम्स जो है डजंट नो एनीथिंग अबाउट वर्किंग फॉर अ लिविंग। क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं कि जेम्स एक लड़का है, उसको कुछ भी नहीं पता, है ना, कुछ भी उसको किसी की, है ना, अबाउट वर्किंग फॉर अ लिविंग, जीने के लिए, या कैसे वो अपना पालन पोषण करे, कैसे काम करे, कुछ भी उसमें आर्ट नहीं है, उसको कुछ भी काम की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। आगे क्या लिखा है, ही वॉज, वो मतलब कौन है, एक तरह से ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जो होता है ना कि चांदी की चम्मच के साथ ही उसने अपने मुंह में, चांदी की चम्मच के साथ में उसने क्या कर लिया, जन्म ले लिया। इसका मतलब उसको जो सारी जो सुख सुविधाएं हैं, ठीक है ना, सारी सुख सुविधाएं उसको पहले से ही मिल गई, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जब उस पर मुसीबत आई तो उसका सामना करने की भी उसके अंदर काबिलियत नहीं बची, क्योंकि उसको तो हमेशा लाड़ प्यार में बहुत ही उसमें संभाला है। तो देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, एक तो नन ऑफ दी अबव बाद में देखेंगे, पहले बी देख लेते हैं। सराउंडेड बाय पॉवर्टी एंड माइजरी। देखो गरीबी और माइजरी मतलब दुख तकलीफ। ठीक है, दुख और तकलीफ, दुख से, तो ऐसा तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है। सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच है, वो भी उसके मुंह में, वो भी बचपन से ही है ना, उसका जन्म ही उससे हुआ है, मतलब बहुत रईसी में उसका जन्म हुआ है। तो ये तो आपका नहीं होने वाला है। फिर बॉर्न हैंडीकेप का मतलब होता है बिल्कुल अपंग, अपंगता से
है ना, अपंग कोई हाथ या पैर का कोई हिस्सा नहीं होना, उससे जन्म हुआ तो ये भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है, बॉर्न इनटू वेल्थ, वेल्थ एंड प्रिविलेज, बहुत ही शान और बहुत ही वेल्दी फैमिली में उसका जन्म हुआ, बहुत ही पैसे वाली फैमिली में, बहुत ही पैसे धन दौलत के साथ उसका जन्म हुआ, तो ये आपका जो है ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। डी वाला आपका राइट है, नन ऑफ द अबव तो आपका होगा नहीं दोस्तों। चलिए, तो ये समझ में आया, क्लियर हुआ, बॉर्न विद वेल्थ एंड प्रिविलेज आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपका इडियोमेटिक सेम पैटर्न है जो 19 था वही, इज गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग आपको समझाना है, कौन सा, अ थॉर्न इन फ्लैश इन द सेंटेंस गिवन बिलो, अ थॉर्न इन फ्लैश, तो फ्लैश में के अंदर थॉर्न, इसको हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं ना, कबाब में हड्डी, ठीक है। इसको हिंदी में जो है कबाब में हड्डी, इस तरीके से बोलते हैं, रास्ते का कांटा, है ना, इस तरीके से उसको बोला जाता है कि जबरदस्ती जो है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बीच में जबरदस्ती उसको टांग अड़ाना, बीच में टांग अड़ाना, बीच में उसको घुसना, इस तरीके की बात है कि जहाँ उसकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी वो ज़बरदस्ती जो है क्या बन जाता है, थॉर्न एंड फ्लैश बन जाता है, ठीक है, रास्ते में रुकावट का कारण बन जाता है, इस तरीके से कोई मीनिंग आ रहा है। अब देख लेते हैं, जॉन जो है क्या है, जॉन कौन है, वॉज अ थॉर्न इन माई फ्लैश, वो क्या है, एक तरह से जॉन मेरे फ्लैश में थॉर्न की तरह है, फॉर ईयर्स, कई सालों से, बिफोर आई फाइनली गॉट रेड ऑफ हिम, फाइनली जब मैंने उससे क्या कर लिया, गॉट रेड मतलब छुटकारा पा लिया, तब तक वो क्या था, मेरे कई सालों तक मेरे कबाब में हड्डी था या मेरे फ्लैश में थॉर्न जैसा था। तो क्या मतलब है, एक फिजिकली इंजरी की बात हो रही है क्या, है ना, इंजरी की बात नहीं हो रही है ना। नन ऑफ द अबव देखते हैं, अ कॉज ऑफ कंटिन्यूस ट्रबल, एक कारण था वो, क्या था वो, कारण था, किसका कारण, हमेशा ट्रबल का, मुसीबत का, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ परेशानियां लाने का, दिखाने का, वो क्या था, एक तरह से कारण था, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है ना। अ कंफर्टेबल पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन, परिस्थिति, अच्छी स्थिति, ये इसका कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, सी वाला जो है दोस्तों वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। किस तरीके से हमने किए सारे क्वेश्चंस, अब मिलेंगे वापस हम लोग नए पेपर के साथ, बिल्कुल डिटेल में उसका विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जुड़े रहिए।